हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बाल विकास और हिंदी के 60 प्रश्न करने वाले हैं, और अगर इन 60 प्रश्नों में से आपके 40 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी टेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और यूपी टेट एग्ज़ाम आपका 2, 3 और 4 जुलाई को होने वाला है। इन्हीं किसी एक डेट में आपका भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए जिससे यूपी टेट एग्ज़ाम को आप लोग पास कर सकें। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि जो सीखना है वह है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो कोहलर थे वह सीखना को यहाँ पर बताए थे कि यह संज्ञानात्मक संकार्य है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी लोगों को प्रयास करना है राइट आंसर करने का। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अगर आपको कोई भी नई भाषा सीखना है तो उसके लिए कहाँ से प्रारंभ आप करेंगे? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, या वाक्यों में निर्माण से, या शब्दों के निर्माण से? तो देखिए, नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य जो साहचर्य है उससे प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें ए वाले को चूज किए वह राइट हैं। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। दिया गया केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। देखिए, जो समावेशी कक्षा होती है उसमें सामान्य और विशिष्ट दोनों तरह के छात्र शामिल रहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गणना दोष हो जाएगा। गणित संबंधी अधिगम अक्षमता दिया गया है तो यह आपका गणना दोष हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर देखेंगे आपको 2 से 3 पॉइंट याद रखना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे जो पढ़ने संबंधी विकार है या पढ़ने में जो कठिनाई होती है उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है, जो विकार होता है। और इसी तरीके से लिखने संबंधी जो विकार हैं या लिखने में कोई भी कठिनाई हो रही है उसको डिस्ग्राफिया बोला जाता है। और जो गणितीय गणना से संबंधित यहाँ पे कठिनाई होती है या विकार होता है उसको डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। यह पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ से एक प्रश्न फिक्स है। अगला प्रश्न है कि समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। दिया गया क्षमता निर्माण का भाव, अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव। यहाँ पर देखेंगे अभाव दिया गया है तो यह नहीं सही होगा। भागीदारी का न होना दिया गया है यह भी नहीं होगा। अलगाव की बात किया गया है यह भी नहीं होगा। समावेशीकरण की सफलता की बात किया गया है तो संवेदनशीलता आवश्यक है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, संवेग के तत्व में देखेंगे व्यवहारात्मक होता है, संज्ञानात्मक होता है, दैहिक, 3 तो आते हैं, संवेदी नहीं आएगा। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसका सही क्रम क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है अगर उसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो उसमें पहले ज्ञान होता है, ज्ञान के बाद अवबोध रहता है, अवबोध के बाद अनुप्रयोग, उसके बाद विश्लेषण, उसके बाद संश्लेषण, लास्ट में मूल्यांकन रहता है। तो यहाँ पे जो डी वाला क्रम दिया गया, डी वाला जो क्रम दिया गया यह बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो डी वाला आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। दिया गया है आपका यहाँ पे अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। स्वेच्छाचारी दिया गया, जनतांत्रिक दिया गया, सहानुभूतिपूर्ण दिया गया, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। देखिए, जो अच्छा शिक्षण है अगर उसकी विशेषता की बात कर लिया जाए तो वह जनतांत्रिक होता है, वांछनीय सूचनाएं देने वाला होता है, सहानुभूतिपूर्ण होता है। लेकिन अच्छा शिक्षण की जो विशेषता है उसमें स्वेच्छाचारी नहीं आएगा। तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह दिया गया था विक्टर ब्रोम के द्वारा। तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है।
अगला है कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका यहाँ पे सूचना प्रक्रियाकरण, जो यहाँ पे सी वाला दिया गया, सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देख लेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। तो कौशलों के स्थानांतरण के लिए जो शाखीय अभिक्रम होता है यह उपयोगी होता है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सरल से कठिन ओर यह शिक्षण का सूत्र है, यह तो सही है। अनिश्चित से निश्चित की ओर यह भी आपका सही है। दृश्य से अदृश्य की ओर यह भी सही है। लेकिन निगमन से आगमन दे दिया गया यह है, तो यह कोई शिक्षण का सूत्र नहीं है, तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि ये सब जो यहाँ पे वर्क है यही आगमन निगमन में होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। सूक्ष्म शिक्षण यहाँ पे चक्र का प्रथम पद होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, जो सूक्ष्म शिक्षण करते हैं उसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं। लेसन प्लान बनाने का मतलब है कि योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है तो यह अन्वेषण होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया शैक्षिक सुधार में प्रभावी विकेंद्रीकरण कब होगा, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, यह तो सही है। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, यह भी सही है। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, तो इससे शैक्षिक सुधार में प्रभावी विकेंद्रीकरण होगा, तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा कि ये सब के सब होने चाहिए, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला है कि एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, नाम निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। तो इसका क्या आपको सही जवाब बताना है। कोई भी देखेंगे छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर के किसी ने बुलाया, तो वह क्या करेगा, वह भी आवाज़ से ही बोलेगा, ध्वनि करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ध्वनि संवेदना द्वारा वह अपनी जो अनुक्रिया है वह यहाँ पर क्या करेगा, प्रकट करेगा। डी यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है उसकी अवधि क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से लेकर के यहाँ पे 7 वर्ष की होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। दिया गया है कौन सी बाद की यहाँ पे बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो भविष्य की योजना की सूझबूझ है, ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भाषा विकास दिया गया है और भाषा विकास के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, चामस्की ने यहाँ पे इन्हीं का संबंध है, चामस्की का, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अधिगम का जो प्रयास और भूल सिद्धांत है वही नाम दिए थे, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। थार्नडाइक ने जो अपना सिद्धांत है उसको अधिगम का प्रयास एवं यहाँ पे त्रुटि सिद्धांत के नाम से यहाँ पे पब्लिश किए थे, तो यहाँ पे क्या है, बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यह हो जाएगा 8 से 10 वर्ष और सामाजिकरण हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। गिरोह अवस्था आपका यहाँ पे 8 से 10 वर्ष वाली होती है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो तृतीय अवस्था है निम्न में से कौन सी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर देखेंगे जो मूर्त संक्रिया अवस्था दिया गया है यही आपका संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक के बारे में पूछा गया है, तो इसमें अधिगम की इच्छा होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, प्रेरणा होना चाहिए। विषय वस्तु का स्वरूप का कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में सामाजिक मूल्य कौन सा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सामाजिक मूल्य हो जाएगा सहायता परक जो व्यवहार है यह सामाजिक मूल्य है, तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। पश्चात अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य यहाँ पे विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह स्वतः शोध के उदाहरण है, ए वाला राइट आंसर है। अगला है सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं कहा है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर एक निम्न में से कौन सा थांडाई के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे, देखिए जो थांडाइक का अधिगम का यहाँ पे जो प्राथमिक नियम है, या जो थांडाइक ने अपना जो मेन नियम दिया था, जो मुख्य नियम दिया था, उसमें अभ्यास का नियम था, प्रभाव का नियम था और तत्परता का नियम था। 3 नियम आप पढ़े भी होंगे, 3 नियम था। तो यहाँ पर आपका पहला वाला उसमें नहीं शामिल है, तो ए वाला राइट आंसर होगा। उसमें साहचर्यात्मक जो स्थानांतरण का नियम है वह नहीं था, तो ए वाला राइट आंसर है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो दूसरा नाम है वह क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नैमित्तिक अनुबंधन हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अधिगम का मतलब होता है कि आपके यहाँ पे लर्निंग होता है, सीखना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। आपने क्या सीखा है, आपको क्या आता है, कोई भी आपका प्रत्यक्ष रूप से आपको सिर्फ देख करके नहीं पता कर सकता है, प्रत्यक्ष रूप से इसको नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर है, यह अधिगम की कोई विशेषता नहीं है। अधिगम देखेंगे क्या करता है, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन लाता है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि होता है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी यहाँ पे प्रक्रिया है। इसमें विशेषता नहीं पूछा गया, तो ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ से हिंदी के प्रश्न है कि जो प्रागैतिहासिक है इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रागैतिहासिक दिया गया, प्राक्धन ऐतिहासिक से प्रागैतिहासिक बनेगा, उपसर्ग हो जाएगा प्राक। उपसर्ग शब्दों में आगे लगा होता है, बी वाला राइट आंसर है। तुलसीदास किसकी कविता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो तुलसीदास है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यहाँ पे कविता है, डी वाला राइट आंसर है। अगला है बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिधनकार से बनेगा बहिष्कार, और यहाँ पर होगी विसर्ग संधि। तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर देखेंगे पहिया शब्द, पहिया चल रहा है आप लोग बोलते हैं, तो पहिया क्या है, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पर है प्रश्न संख्या 36-37 के लिए कहा गया है कि जो यहाँ पे आपको गद्यांश दिया गया है, गद्यांश से उत्तर छांट करके लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया संप्रेषण कला क्या नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ से देख लेंगे, इसमें देखेंगे प्रभावशाली शब्द आया हुआ है, और यहाँ पर देखेंगे आपका दिया गया है, इसमें देखेंगे आत्मविश्वास शब्द आया है, और आपका आया हुआ है यहाँ पर देखेंगे आप लोग विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना है। ये सब शब्द आए हुए हैं। बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है संप्रेषण कला क्या नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे संप्रेषण कला लिखा गया है कि है, जो ऊपर लिखा गया है यहाँ पर लिखा गया है संप्रेषण कला है। जो यहाँ पे सब चीज़ें लिखा गया है यह क्या है, आपकी संप्रेषण कला हैं। तो क्या नहीं है? तो अलंकरण नहीं है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश लगभग सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल इसलिए, तो यहाँ पे क्या है, बी वाला राइट आंसर है। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से संप्रेषण जो कला का विकास है वह होता है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। यहाँ पे संप्रेषण कला के बारे में लिखा गया है जो अभ्यास से निखारी जा सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, अभ्यास हो जाएगा। संप्रेषण जो कला का विकास है अभ्यास से होता है, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन की बात कर लिया गया। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से आप लोग भी जानते हैं कि जो आपका यहाँ पे छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, और जो आपका यहाँ पे स्र होता है, यह आपके 4 क्या है, संयुक्त व्यंजन हैं।
तो कौन सा नहीं होगा, य नहीं होगा, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। य हो गया, र हो गया, ल व, यह क्या है आपके अंतस्थ व्यंजन है, तो इसको याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। मृत्युंजय जो पद है उसमें यहाँ पे पूछा गया, समास पूछा गया है, तो यह आपका बहुब्रीहि होगा। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपसर्ग पूछ लिया गया है तो अलम हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर है। यह पुस्तक किसकी है, इसमें रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा आपका, यहाँ पे रेखांकित कुछ किया नहीं किया है और यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा पुस्तक, इसमें आपका क्या है विशेष से है और यह आपका यहाँ पर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा, यहाँ से इसको अंडरलाइन कर लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण एकवचन स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्लेषण शब्द का विलोम होगा, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। विश्लेषण का विलोम शब्द होता है संश्लेषण, सी वाला राइट आंसर है। अगला है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है दंत। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कंठ में पूरा का पूरा यहाँ पे जो क वर्ग है, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, उसके बाद यहाँ पे च वर्ग आता है, च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह तालु होता है। कंठ हो गया, उसके बाद तालु हो गया, उसके बाद ट वर्ग आता है, ट वर्ग में आपका पूरा पूरा मूर्धन्य हो जाता है, मूर्धा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर दंत होता है, दंत में आपका त वर्ग में जितने भी वर्ड हैं सब आपके यहाँ पे उच्चारण स्थान सबका दंत है। उसके बाद प वर्ग होता है, प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, तो इसको याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उसमें व्यंजन कौन से हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा स ख स ह हो जाएंगे। यह क्या है उसमें व्यंजन है, जो यहाँ पे बी वाले में दिया गया, बी वाला राइट आंसर होगा। अत्यधिक का विलोम क्या है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अत्यधिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो इसका उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा, बहुत कम, अत्यल्प, बी वाला राइट आंसर है। यहाँ पे रीत का विलोम क्या है यह आपको बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से अनिरीत हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे बी वाले में बी वाला राइट आंसर है। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा समधन, सम उपसर्ग इसमें लगा है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला है मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा भावाच्य हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, यहाँ पे क्या है आपका भावाच्य हो जाएगा। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे लौंग का लवंग दिया गया है और आंत का आंत्र दिया गया, आंसू का आदेश दिया गया है, तो यहाँ पर पहला वाला यहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया स्कंद लक्ष्मी नारायण मिश्र, तो पहला ही गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पे दिया गया संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की है, रसज्ञ रंजन है जो कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, अशोक के फूल आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी की है, तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, उससे पहले देख लीजिए यूपी टेट एग्जाम के बारे में। यूपी टेट एग्जाम 2, 3, 4 जुलाई को होने वाला है, उसी में से किसी एक डेट को आपका भी एग्जाम होने वाला है और यूपी टेट एग्जाम में देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जाता है, 150 नंबर का एग्जाम होगा, 150 मिनट आपको मिलेंगे। पासिंग मार्क अगर जनरल कैटेगरी है 90 नंबर है, ओबीसी से, एससी से, एसटी से, ईडब्ल्यूएस से 82 नंबर पर आप लोग पास हो जाएंगे। और यूपी टेट एग्जाम की बहुत अच्छी बात है कि यूपी टेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला सब्जेक्ट आपका सीडीपी है, सीडीपी में आप लोग देखेंगे लगभग 20 से 22 प्रश्न आपका सीडीपी में रिपीट हो जाता है प्रीवियस ईयर पेपर से। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी लैंग्वेज है हिंदी है, हिंदी में भी देखेंगे लगभग आपका 20 से 22 प्रश्न रिपीट हो जाता है। और इसी तरीके से आपका यहाँ पे प्राइमरी का ईवीएस मैथ है, या आपका यहाँ पे सोशल साइंस है, सोशल यहाँ पे साइंस है, या आपका मैथ साइंस जूनियर का है, तो उसमें भी देखेंगे 60 प्रश्न आता है, 40 से 42 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछा जाता है। कुल मिला जुला करके यूपी टेट एग्जाम में आप लोग देखेंगे 150 में देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। तो आप यूपी टेट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है, बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर प्राइमरी चाहते हैं प्राइमरी का मिल जाएगा।
इसमें नवंबर 2011 से जनवरी 2022 तक आज तक यूपी टेट में जितने पेपर हुए सब के सब पेपर मिलेंगे। पूरे 12 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन व्याख्या के साथ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, साइंस, प्राइमरी का ईवीएस मैथ। तो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी। लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर है और इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको लिखना है यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पहला दिया गया परिमल है जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, यह तो सही है। शिवराज भूषण दिया गया, भूषण की रचना है, यह भी सही है। शब्द रसायन है देवकी, यह भी सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला सही नहीं है। अगला है कि लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और इसमें देखेंगे दिया गया आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद का है, यह तो सही है। बोलगा से गंगा राहुल संस्कृत्यान, यह भी सही है। सूरज का सातवां घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्मवीर भारती, यह भी सही है। डी वाला आपका युग्म गलत है। अगला प्रश्न है कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पर देखेंगे दिया गया है आपका यहाँ पे अशुद्ध है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले वाले में गलती है, यहाँ पर देखेंगे विराम चिन्ह की गलती है। तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द है जो भिन्न अर्थ और प्रकृत का है। तो यहाँ पर देखेंगे सनातन, चिरंतन, दोनों का अर्थ सेम है और जो शाश्वत होता है उसका भी अर्थ बिल्कुल लगभग सेम ही है। और यहाँ पर अधुनातन अलग हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्वाचीन का जो विलोम शब्द होगा वह प्राचीन होगा, बी वाला राइट आंसर है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा विरहड़ी शब्द, आपका गलत है, बी वाला राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पर देखेंगे दिया गया है मुट्ठी गर्म करना, इसका मतलब रिश्वत देना, बिल्कुल सही है। लुटिया डुबाना, इसका मतलब है सारा काम चौपट हो जाना है। लुटिया डूबना दिया गया है, इसका मतलब है सारा काम चौपट होना, यह तो भी सही है। माई का लाल मतलब कि साहसी व्यक्ति, यह भी सही है। तो यहाँ पर देखेंगे जो गलती है वह सी वाले में है, सी वाला राइट आंसर होगा। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की छाई पर है श्याम हरित दुति होए। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। गौशाला में कौन सा समास है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देशभक्ति में कौन सा समास है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, इसमें भी आपका यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूपी टेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर यूपी टेट लिख करके मैसेज जरूर